नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ वॉर के भंवर में अब उलझ चुके हैं और वो इससे निकलने के लिए कहा जा सकता है कि हाथ पांव मारते हैं, इसलिए कि उन्होंने जो सोचा था उस रूप में घटनाएं आगे नहीं बढ़ी और नतीजा जिसे कि कहा जाता है लेने के देने पड़ जाना, लगभग उस स्थिति में आज वो अपने को फंसा हुआ पा रहे हैं। अभी ताज़ा खबर आई है कि महीने भर यह इंतज़ार करने के बाद कि चीन उनसे संपर्क करेगा कि कोई रास्ता निकल आए, जैसा कि बहुत से दूसरे देशों ने किया, लेकिन चीन ने किया नहीं, बल्कि चीन ने इस युद्ध को एक उसके कई आयाम, कई दूसरे मोर्चे भी उसने खोल दिए और अपने देश के भीतर वहाँ जो तैयारियां दिखी, जो जिस तरह की जो एक आइडियोलॉजिकल एटमॉस्फेयर, वैचारिक एक माहौल बनाया गया, उससे जो संकेत मिला, उससे जो संदेश पहुंचा अमेरिका कि चीन को कोई जल्दबाजी नहीं है, चीन की अपनी तैयारियां हैं, जो नुकसान उसे होगा उसे झेल लेने की और उसे एडजस्ट कर लेने की। यह तो किसी का भी नहीं और ये खुद चीन का भी दावा नहीं रहा है कि उसे नुकसान नहीं होगा। चीन की तरफ से हमेशा कहा गया, जो कि सच बात है, कि यह टैरिफ वॉर में किसी का भी लाभ नहीं है, सबका नुकसान। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे, जिसे जीरो सम गेम कहते हैं, कि वो एक टैरिफ के हथियार से बाकी सबको झुकाकर फिर सबको अपने मनमाने समझौते करने, जो अपने मन माफिक, जिसको कि वो मानते हैं कि जो अमेरिका के हित में होगा, उसके मुताबिक सबको मानने के लिए मजबूर कर और सारी दुनिया का जो चक्र जहां पहुंचा है उसको पलट देंगे। इसमें उन्हें अभी तक कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, बल्कि अभी तक तो ये कहा जा सकता है कि कोई भी सफलता नहीं मिली है, और इसीलिए लगातार वहाँ से ये इम्प्रेशन बनाया गया है कि इतने देश बातचीत के लिए आ चुके हैं, 70 देश आगे आ चुके हैं, इनमें कुछ से बहुत जल्दी समझौता होने वाला है। सबसे पहले जापान का नाम लिया गया, लेकिन जापान ने, अब जो खबरें हैं, जो शर्तें रखी गई जापान के ऊपर, जापान ने उन्हें मानना अपने हित में नहीं माना है और नतीजा वो समझौता जो इतनी जल्दी होने की संभावना थी वो बात बनी नहीं। तो अब ये संकेतों की भाषा में कहा गया है कि सबसे पहला देश भारत हो सकता है जिसके साथ उनका समझौता होगा। ये अभी भी कोई पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन अगर ये समझौता होता है तो ये सवाल उठेगा कि किन शर्तों पे ये समझौता हो। अभी तक जो बातें सार्वजनिक रूप से हम लोगों के सामने हैं, जो व्यापार वार्ता का दायरा जितना बढ़ा दिया गया है, उसमें जो मुद्दे डाल दिए गए हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र में सब्सिडी खत्म करना, कृषि क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को खुली छूट देना कि वो अपनी चीज़ें बेचें और जिस ढंग से वो चाहें यहाँ के संसाधनों तक अपनी पहुँच बनाएं, पेटेंट कानून में बदलाव करना जिससे भारत के औषधि उद्योग को जो सुरक्षाएं मिली हुई हैं वो ढह जाएं, जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी, उनको भारत में अपने स्टोर बनाने की अनुमति देना, अमेरिकी जो हाई टेक कंपनियां हैं उनको यहाँ से सारा डेटा ले जाने की अनुमति देना, ये सब बातें अमेरिका की तरफ से, ये सब बातें उस डिमांड में रखी गई हैं। अगर इन बातों को मानकर समझौता होता है तो इसे समझौता नहीं बल्कि भारत का समर्पण कहा जाएगा। ये समर्पण भारत क्या करेगा, भारत की सरकार करेगी, अभी हम लोगों को ये बात मालूम नहीं है, लेकिन अगर इन बातों को मानकर समझौता हुआ तो ये कहा जा सकता है कि देश के हितों को, देश के अलग अलग जो समुदाय हैं उनके हितों को बहुत भारी चोट उससे पहुंचेगी। और खासकर उस समय जब अमेरिका में खुद उतावलापन है। आज खबर आई है, चीनी मीडिया से आई है, अभी पुष्ट खबर नहीं है, इस पर कितना भरोसा किया जाए ये सवाल बना हुआ है, लेकिन खबर यह है कि अमेरिका ने खुद अब चीन से संपर्क किया है कि यह बातचीत से समाधान का हल निकाला जाए। इसके होने की संभावना नहीं है, क्यों नहीं है इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके अलावा
जो अन्य देशों के साथ भी बातचीत की गति को तेज करने का उतावलापन अमेरिका की तरफ से दिखाया जा रहा है। कारण क्या है? कल अमेरिका की पहली तिहाई, जो पहली तिमाही है, यानी इस साल की पहली तिमाही जनवरी, फरवरी और मार्च के आंकड़े आए और उसके अनुसार अमेरिकी अर्थव्यवस्था 0.3% सिकुड़ गई। विकास होना तो दूर की बात है, उसमें बढ़ोतरी होना, वो कम हो गई जितनी अर्थव्यवस्था। और कहा यह गया है कि अभी तो टैरिफ का जो आयात शुल्क का जो युद्ध शुरू हुआ, इसका असर, ये तो बिल्कुल आरंभिक दिन है, शुरुआती दिन है। अगले 3 महीनों में या अगले उसके बाद के 3 महीनों में जब इसका पूरा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जैसा कि खुद अमेजॉन कंपनी ने कहा कि वो उसको मजबूरी में कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी और वो अपने यहाँ 2 तरह की कीमतें अपने खरीदारों को दिखाएगा, एक सामान्य कीमत और एक जो टैरिफ की वजह से जो उसमें बढ़ोतरी होकर जिस कीमत पर वो चीज़ बेची जा रही है वो कीमत। इस पर बाइडेन या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इस पर नाराज हुआ और उसने इसे देश विरोधी काम बताया, उसने इसे चीन के प्रभाव में आकर उठाया गया कदम बताया। तो अंत में अमेजन कंपनी को झुकना पड़ा और उसने ये कदम वापस लिया। लेकिन ये एक स्थिति को बताता है कि टैरिफ की वजह से अमेरिकी बाजार में चीज़ों की कैसी कमी होने की आशंका पैदा हुई है और उसकी वजह से चीज़ों के दाम वहाँ बढ़ने वाले हैं। अमेरिका का शेयर बाजार पहले से ही उसमें लगातार गिरावट आई है। डॉलर का मूल्य ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से 9% गिर चुका है। उनके बॉन्ड की ब्याज दरें बढ़ गई हैं, यानी बॉन्ड की मांग, बॉन्ड बेचने वालों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी जो वित्तीय बाजार है उसमें निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ता जा रहा है। इन सब का दबाव ट्रंप प्रशासन के ऊपर में है और इसलिए अब वो चाहता है कि किसी तरह समस्या का समाधान निकल जाए, समस्या का ऐसा समाधान निकले जिसमें उसके पास फेस सेविंग भी हो, ये कहने का कि उसी की जीत हुई। लेकिन यह भी बहुत मुश्किल है, जैसा कि अभी हमने कहा कि चीन के साथ, चीन सबसे बड़ा इसमें इशू है क्योंकि चीन अकेला देश है जिसने अमेरिका की ट्रंप ये जो टैरिफ वॉर है, हालांकि चीन इसे सिर्फ टैरिफ वॉर नहीं मानता, अमेरिका भी नहीं मानता है। अमेरिका ने भी चूंकि ये जो टैरिफ की गणना की है, कैलकुलेशन किया है, इसमें उसने खुद कहा है कि इसमें नॉन टैरिफ बाधाएं जैसे कि पेटेंट के अधिकार हैं, करेंसी मैनिपुलेशन है, मार्केट एक्सेस है, इन सारे मुद्दों को जोड़कर उसने ये जो आयात शुल्क है उसकी गणना की है, उसमें जो उसका घाटा है उसकी गणना की। तो चूंकि ये मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं है, ये बड़े व्यापार युद्ध का, और चीन के संदर्भ में सिर्फ व्यापार युद्ध का नहीं है बल्कि एक बड़े जियो पॉलिटिकल वॉर का है। क्योंकि चीन पर तो प्रतिबंध कोई पहली बार नहीं लगे हैं, उस पर तो 2018 से लगातार कई किस्तों में अलग अलग सेक्टर्स में प्रतिबंधों का सिलसिला चलता रहा है। पहले ट्रंप ने लगाए, फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए, फिर अब ट्रंप आ गए। और ये उनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि चीन का जो अभूतपूर्व उदय हुआ है उसको रोकना अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके टेक्नोलॉजी सेक्टर को, सेमीकंडक्टर को, क्वांटम कंप्यूटिंग का जो क्षेत्र है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका बहुत तेज़ी से डेवलप ना हो, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए गए। तो चूंकि ये मामला सिर्फ व्यापार का नहीं है, तो अब चूंकि जब ये युद्ध छिड़ चुका है तो चीन ने भी उसे उसी संदर्भ में लिया है। अभी उनका एक अखबार है बीजिंग डेली, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का न्यूज़पेपर है, उसमें जो चीन के पहले शासक थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, माओ जेदुंग, उनका एक लेख प्रोट्रैक्टेड वॉर, यानी एक लंबा खींचने वाले युद्ध के रूप में इसको देखा गया, इस रूप में पेश किया गया और लोगों को उसके लिए तैयार किया गया कि ये युद्ध अब जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। एक उसके ऐतिहासिक संदर्भ बताए गए जब चीन का जापान से युद्ध हुआ था, कि किस तरह से इस रणनीति के दरमियान, जिसमें कभी युद्ध में तेजी आती है, कभी उसको वो उतना ज़्यादा तेज नहीं रहता है, वो थमता है, लेकिन ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस युद्ध को उसकी तुलना उससे करके उसे एक नया संदर्भ देने की कोशिश की गई। इस संदर्भ की वजह से
सारी चीज़ें गतिरुद्ध हो गई हैं, डेडलॉक्ड हो गई, उसका समाधान तुरंत निकलने की कोई संभावना दिखती नहीं। यह एक वैसी परिस्थिति है जिसमें अन्य देशों के लिए भी मौका पैदा हुआ है और इस मौके का फायदा बहुत से देश उठा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का अगर रुख देखा जाए तो उसके रुख में लगातार सख्ती आई है। जो ट्रंप का डिमांड था कि उनकी कंपनियों के खिलाफ जो वहाँ कार्रवाइयाँ होती हैं उसे रोका जाए, इसके बदले वहाँ पर ऐसी कुछ नई कार्रवाई, नए एक्शन लिए गए हैं। जो टेक कंपनियाँ हैं, फेसबुक के खिलाफ, गूगल के खिलाफ, इस तरह के वहाँ कदम उठाए गए हैं। उन्होंने अपनी पूरी योजना, चूँकि अभी तो जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए 2 अप्रैल को, बाद में 1 हफ्ते बाद उसे 90 दिन के लिए टाल दिया गया, तो इस बीच बातचीत तो यूरोपियन यूनियन कर रहा है, लेकिन उसने अपनी एक पूरी तैयारी कर रखी है। यही स्थिति जापान की है। जापान से अमेरिका ने ये कहा कि तुम चीन का जो कंटेनमेंट है, चीन को घेरने की जो पॉलिसी है, उसमें आप हमारा साथ दो। जापान ने इससे मना कर दिया। उसने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है बहुत ही निकटता से चीन के साथ में, हम आपसे समझौता कर सकते हैं, लेकिन हम किसी अन्य देश को रोकने का जो बड़ी योजना है जिसका नुकसान हमें भी होगा, हम उसका पार्ट नहीं हो सकते। यही रुख वियतनाम ने अपनाया। वैसी स्थिति में ये समझना मुश्किल है कि भारत सरकार अगर सचमुच, जैसा कि वॉशिंगटन से खबरों में कहा जा रहा है कि भारत पहला देश हो सकता है समझौता करने वाला, तो भारत सरकार की क्या ऐसी मजबूरी है कि वो तुरंत इस समझौते को अंजाम देना चाहती है, जबकि इस समझौते को लंबा टालकर ज़्यादा फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि स्थितियां अमेरिका के अनुकूल नहीं हैं, घटनाएं अमेरिका के अनुकूल अनफोल्ड नहीं कर रही हैं। और इन स्थितियों में जितनी देर होगी, जो आयात शुल्क बढ़ाए गए, टैरिफ जो बढ़ाए गए, उसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर उतना अधिक सघन होता जाएगा, और जब वो होगा तो उसका दबाव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पर पड़ेगा, उनको महसूस करना पड़ेगा। वैसी परिस्थितियों में सभी देशों के लिए यह अवसर पैदा होगा कि वो अधिक बेहतर सौदेबाजी कर सकें, बेटर बार्गेनिंग कर सकें। इसलिए इस मौके पर, इस बिंदु पर यह कहीं से भी उचित नहीं लगता है, कहीं से भी ये तार्किक नहीं लगता है कि कोई देश उतावलापन दिखाकर अमेरिकी शर्तों पर समझौता कर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत ये करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन जो शर्तें रखी गई हैं वो सबके सामने है। सवाल यही है कि अगर समझौता होता है तो किन शर्तों पे होता है। जब समझौता होगा तो जाहिर है ये बातें सामने आएंगी, लेकिन अभी आगाह करने का मौका है कि भारत को ऐसे समझौते से बचना चाहिए जो समझौता उसके कृषि क्षेत्र के लिए, उसके दवा उद्योग के लिए, उसकी टेक कंपनियों के लिए, जो घरेलू विनियमन है डेटा के बारे में, कि डेटा को जो अभी भारत सरकार की नीति रही है कि अधिक से अधिक कंपनियों को मजबूर किया जाए कि वो अपना डेटा भारत में रखें। बिल्कुल सही नीति है ये नीति, यही होनी चाहिए। लेकिन क्या इस नीति पे समझौता करने के लिए फिर भारत सरकार तैयार हो, या उसे होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर भारत सरकार इन सब क्षेत्रों में अपने हितों की मजबूती से रक्षा करते हुए टैरिफ के सवाल पर कोई समझौता करती है तो वह समझौता तो ठीक होगा, लेकिन अगर उससे उलट होता है, जो जैसा कि अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्री हैं लुटनिक, उन्होंने कहा था कि ये मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं है, इसमें नॉन टैरिफ बल्कि पूरे व्यापार के जितने क्षेत्र हैं सभी शामिल हैं। और अभी 2 दिन पहले खबर आई कि अमेरिका ने भारत को जो पेटेंट उल्लंघन करने वाले देश, बौद्धिक संपदा का उल्लंघन करने वाले देश हैं, जिसकी उसके पास वो निगरानी सूची बनाता है, जिन देशों पर उसे संदेह होता है कि ये देश उसकी बौद्धिक संपदा का उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी सूची में भारत को फिर से डाल दिया है, बहुत ऊपर डाल दिया है। तो वैसी परिस्थितियों में भारत सरकार से अपेक्षा यह है कि वो समझौते की जल्दबाजी न दिखाए, टैरिफ के अलावा दूसरे मुद्दों पर वो अपना रुख नरम ना करे, टैरिफ पे बातचीत करे। टैरिफ पर भी जो WTO के नियम हैं जो भारत के पक्ष में हैं वो उनका हवाला दे। भारत टैरिफ के मामले में भी भारत के हितों की वो अधिक से अधिक रक्षा करे। अगर ये सब करते हुए भारत सरकार समझौते तक पहुंचती है, उसका स्वागत किया जाएगा, भारत सरकार के रुख की तारीफ की जाएगी।
लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, जिन आशंकाओं की वजह बढ़ती चली जा रही हैं, तो उन परिस्थितियों में यही कहा जाएगा कि ये समझौता भारत के हितों पर किया गया है। आज बस इतना ही, हम फिर आपके पास आएंगे। आज आप सबको मेरा नमस्कार।